हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम एमपी एडीपीओ 2021 की जो भी वैकेंसीज निकली हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर है। तो अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ उसको अप्लाई कर लेना 13 दिसंबर से पहले। ये लेक्चर 1 है क्योंकि टोटल 28 यहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 3 आपके मेजर लॉ हैं और 25 आपके माइनर एक्ट है। उसी माइनर एक्ट में जो आपकी यूनिट 2 है, देखिए टोटल 10 यूनिट्स में इसने डिवाइड किया है और इन 10 यूनिट्स में से हर यूनिट से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने यूनिट 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका मोटर व्हीकल एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो सबसे पहले हम ह्यूमन राइट की ही बात करेंगे आज। ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये लेक्चर 1 है। वी विल ट्राई टू कवर दिस कंप्लीट एक्ट इन 3 to 4 वीडियोज़ एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा रहेगा वो एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम को देखते हुए रहेगा। देखिए सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नए वीडियोस आने वाले हैं एमपी एडीपीओ से रिलेटेड वो आपसे मिस ना हो, सीधे आप तक पहुंच पाएँ। विदाउट डिले हम चलते हैं अपने द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के। आज लेक्चर 1 है तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट। हम एक और चीज़ बार बार सुनते हैं कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है एंड दीज आर गारंटीड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इसका गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट इनका गार्जियन है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? देखिए ह्यूमन्स मीन्स जो भी मानव को, ह्यूमन को जो राइट्स चाहिए अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। अब इन दोनों में से अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर फंडामेंटल राइट आपके ये हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ह्यूमन राइट्स ये, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर दी पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। All fundamental rights are human rights, but all human rights are not covered under the fundamental right. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन राइट की एक डेफिनेशन जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है वहाँ भी दी गई है। और इसका एक जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है यूएन का, उसने भी एक जो इसकी डेफिनेशन है उसको बोला है कि भाई किसी को भी कास्ट पे, रिलीजन पे, रेस पे, इन पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है फॉर देयर लाइफ। टू गिव द बेटर लाइफ टू ह्यूमन सोसाइटी द ह्यूमन राइट्स आर मेड। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है। देखिए सेक्शन 2D जब आप पढ़ते हैं, अभी हम बेर एक्ट पढ़ना शुरू नहीं किया, हम सिर्फ ह्यूमन राइट को यहाँ पढ़ रहे हैं। इट मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जहाँ पे आपके जीवन से, लिबर्टी से, इक्वलिटी से और डिग्निटी से किसी इंडिविजुअल की गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दे दिया वो क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इंडियन कोर्ट्स की डिसीजन ने जो दे दिया वो भी आपके ह्यूमन राइट्स हैं। और जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी जो राइट्स बात करी जाती है वो भी आपके ह्यूमन राइट कहलाते हैं। ये तो होगी इसकी एक लीगल डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कि ह्यूमन राइट की बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली। देखिए ह्यूमन राइट को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया गया। कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें, इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है भाई, लव स्टोरी इन पेरिस। तो 10 दिसंबर 1948 को फर्स्ट टाइम एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बना। क्या बना? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसके साथ साथ आपका ना कुछ जीके के क्वेश्चंस भी साथ साथ सोल्व हो रहे हैं, तो उन सबको आप नोट डाउन कर लें।
फर्स्ट टाइम 10 दिसंबर को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना और इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स थे। कितने थे? 30 आर्टिकल्स थे इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। यानी कि पहली बार चर्चा की गई कि भाई ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए, ठीक है। और यही रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट डाउन दिस, कि 10 दिसंबर जो है इसको ह्यूमन राइट डे के तौर पे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद क्या होता है, जब 10 दिसंबर, ये तो हो गया कहानी 10 दिसंबर वाली। इसके बाद में क्या हुआ कि पेरिस प्रिंसिपल है। क्या है? पेरिस प्रिंसिपल बोला जाता है। पेरिस प्रिंसिपल्स का क्या था कि ये फर्स्ट वर्कशॉप थी जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई। ये 7 से लेकर के 9 अक्टूबर तक 1991 में पेरिस में किया गया। और इसको जो हमारा UNHRC है, UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UN के लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने 1992 में इसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद फिर से एक वर्कशॉप हुई। ये वर्कशॉप हुई आपकी 14 से लेके 25 जून 1993 को। इसको ये वियना में हुई थी, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। तो वियना के अंदर ऑस्ट्रिया में जो है वहाँ पे इसको ये हुई थी और सभी देशों ने यहाँ बात की कि वे इसके लिए हम कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्सेबिलिटी के लिए हमें कदम उठाने हैं। और यहीं से इसी स्ट्रक्चर से नींव पड़ी हमारे किस चीज़ की? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की। इंडिया ने भी भाई इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बात की थी तो उसने भी अपने यहाँ पे इसको इन्फोर्स करने के लिए ये बनाया गया। अब इंडिया में जिस एक्ट के तहत क्या क्या बना? एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस बने, ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनी, फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट बना। ये सब का सब कुछ आपको कहाँ पढ़ना है? ये पढ़ना है आपको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। यानी कि इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैसे बनेगा, उसकी पावर, फंक्शन और प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैसे बनेगा, ह्यूमन राइट कोर्ट्स क्या होंगी, फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट के बारे में यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। अब ये तो होगी बात एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्यों बना ये एक्ट, क्या इसके पीछे मोटो था, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस एक्ट को ही, ठीक है। तो एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका स्केलेटन समझेंगे। देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है, इस एक्ट का अगर मैं स्केलेटन की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो टोटल सेक्शंस हैं, इसमें कितने टोटल सेक्शन जो है यहाँ पे 43 हैं। और इसमें टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात कर लें तो ये 43 सेक्शन जो है टोटल 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कितने हैं? 8 चैप्टर हैं, 43 सेक्शन हैं। अब इसके साथ साथ डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यहाँ थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, अभी कंफ्यूज होने वाले हैं सभी लोग। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है इसका? 8 जनवरी 19 डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसका 28 सितंबर 1993। और यहीं पे इसका जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, यानी कि जिस दिन इसको अपने राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर मिले, वो कब है? वो आपका है 8 जनवरी 1994। तो आपको यहाँ देख के कुछ बड़ा अजीब लगा होगा। क्या अजीब लगा? कि यार ये कैसे हो गया कि इनेक्टमेंट डेट बाद में है और इन्फोर्समेंट डेट पहले है। इन्फोर्समेंट डेट जो पहले है क्योंकि इसे इन्फोर्स एक ऑर्डिनेंस के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है, 28 सितंबर 1993 में। और उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। उन्होंने अपनी एसेंट इसको दी थी 8 जनवरी 1994 को।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। दूसरी बात कर लेते हैं अमेंडमेंट की। इसमें अमेंडमेंट जो है अभी तक 2 बार हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी बार अमेंडमेंट हुई है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हुई है। कितनी बार हुई है? 2 टाइम्स। कब कब हुई है? सबसे पहली अमेंडमेंट की गई 2006 के अंदर। 2006 की जो अमेंडमेंट थी, दीज आर इफेक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 23 नवंबर 2006। और सेकंड इसमें जो मेजर अमेंडमेंट हुई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट के लिए है, वो 2019 में है, विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई 2019। तो यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि इसकी अमेंडमेंट कितनी बार हुई। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, टोटल चैप्टर्स 8, टोटल सेक्शन 43, डेट ऑफ इनेक्टमेंट 8 जनवरी 1994, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 28 सितंबर 1993। ठीक है, इन्फोर्स पहले हो गया था, इनेक्टमेंट बाद में मिली है, ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ था, प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा थे। अमेंडमेंट 2 बार हुई है, 2006 में हुई है, 2019 में हुई है। और हम जो इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अलॉन्ग विद द दीज मेजर अमेंडमेंट्स। और आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो मैक्सिमम अमेंडमेंट से बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं हम साथ साथ इसके चैप्टर के जो डिवीज़न है वो किस तरह से है। तो देखिए, जो चैप्टर का रिवीजन है, सबसे पहले आपका चैप्टर 1 और 2 आते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में क्या है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की बात करता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इतना ही यहाँ पे बताया गया है आपको चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 जो है ये बात करता है फिर किसके बारे में, आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। चैप्टर 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये बात करेगा सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 11 तक अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। भाई किस तरह से इसको बनाया जाएगा, क्या क्या इसमें मेंबर्स की टर्म्स क्या होंगी, सैलरीज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। चैप्टर 3 अगेन इसी के बारे में बात करता है, सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 16 तक ये बात करता है। और ये बात करता है इसके पावर और फंक्शंस की। ठीक है, पावर और फंक्शन को यहाँ पे बताया गया है। देन आ जाइए, आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे पड़ जाता है वो है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो बात करता है ये कह रहा है आपको सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 20 तक ये प्रोसीजर की बात कर रहा है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर ये जहाँ तक आपका चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 4 तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करता है। जबकि जब चैप्टर 5 पे आप आ जाएंगे तो सेक्शन 21 टू सेक्शन 29 आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करने वाले हैं हम। कहाँ पे? चैप्टर 5 के अंदर। देन चैप्टर जो 6 है आपका, यहाँ किसके बारे में बात की जाएगी? सेक्शन 30 से लेकर 32 तक ये ह्यूमन राइट्स कोड्स की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा? ह्यूमन राइट कोड्स की। एंड अगेन चैप्टर 7 जो है ये फाइनेंस ऑडिट और आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे डील करेगा। और चैप्टर 8 में जो है मिसलेनियस आ जाता है अप टू सेक्शन 43। ये तो होगी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी हम सबसे पहले विदाउट डिले आज कुछ फर्स्ट चैप्टर तो आज हम कवर करेंगे ही करेंगे। इसमें चैप्टर 1 पे चलते हैं। सेक्शन 1 यहाँ क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 1 किसी भी वेरिएक्ट का क्या बताता है आपको? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है भाई, शॉर्ट टाइटल क्या है इसका कि इसको द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट माना जाता है। एक्सटेंट इसका होल इंडिया पे है। कहाँ है? होल इंडिया पे ये एप्लीकेबल होता है। अब कैसे होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था। और अगर आप JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखेंगे, कब वाला? 2019 में आया था, एक्ट नंबर 34। उसकी टेबल नंबर 1 ऑफ, ठीक है, किसकी? स्केड्यूल 5 की 5 नंबर जो टेबल है उसके सीरियल नंबर किसके ऊपर? 86 के ऊपर दिया गया है कि अभी जो है ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। फिर
एक्सटेंड हो गया। कमेंसमेंट हमने बात कर ली कि ये 28 सितंबर 1993 को कमेंस हो गया था, यानी कि इनफोर्स हो गया था। तो सेक्शन 1 में कोई डाउट आपको? शॉर्ट टाइटल क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एक्सटेंड होल इंडिया पे है बिकॉज ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसकी टेबल 1 शेड्यूल 5 सीरियल नंबर 86 सेक्शन 94 और 95 के तहत ये टेबल आती है। कमेंसमेंट हमने बात की 28 सितंबर 1993 और इसका इनेक्टमेंट डेट क्या था जब प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी? वो था आपका 8 जनवरी 1994, यानी कि इनफोर्स पहले हुआ है और इनेक्टमेंट इसकी जो है वो बाद में की गई है। आई होप आपको सेक्शन 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं कि हमें 28 एक्ट्स यहाँ पे कवर करने हैं एंड आई होप जो एग्ज़ाम होगा MP ADPO का मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका फेब या मार्च में ही होगा। मार्च में जा सकता है क्योंकि फरवरी में पंचायत के इलेक्शन भी होने हैं, तो इसलिए इट मे बी पोस्टपोन टू मार्च, बट हमें फरवरी मानकर ही अपना प्रिपरेशन करना है। तो वी हैव जस्ट 2 मंथ्स। कितने महीने हैं? 2 महीने। 60 डेज में आपको 28 लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपको MP GK, नेशनल GK, इंटरनेशनल GK और साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोविजंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन 1। अभी चलते हैं अपने सेक्शन 2 पे। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा किसी भी वेरिएट में, मैक्सिमम, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं। क्या दी होती हैं? डेफिनेशंस दी होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की यहाँ बात करेंगे तो सेक्शन 2 में 2 सब सेक्शन दिए गए हैं, तो सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 1 है उसके अंदर A से लेकर के N तक की यहाँ पे टोटल डेफिनेशन दी गई है। लेकिन क्या सारी पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल सारी पढ़ना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट को डिस्कस करने वाले हैं। बेरेक्ट आपके सामने होगा, बेरेक्ट को खोल लें, हाईलाइटर ले लें और कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें, या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सिर्फ नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आते हैं 2 के A पे, जो बात करता है आर्म्ड फोर्सेस की। जब आर्म्ड फोर्सेस आप सुनते हो तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि ये बात कर रहा है किसकी? आर्मी की, एयरफोर्स की, ठीक है, और आपके नेवी की। 3 हमारी फोर्सेस हैं जिन्हें हम आर्म फोर्सेस मानते हैं। लेकिन एज पर दिस बेयर एक्ट इनके साथ में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं अदर देन दीज 3, ठीक है, ऑफ यूनियन, किसकी? यूनियन की, उन सब को क्या माना गया है? आर्म फोर्सेस माना गया है। इसको पढ़ा जाता है रीड विद सेक्शन 19। जब सेक्शन 19 आप पढ़ेंगे तो आपको इस डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। A स्टैंड्स फॉर आर्म फोर्सेस, A से डायरेक्ट आर्म फोर्सेस पे चला जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं। 2 के B में क्या आता है? देखिए 2 के B में जो बताया गया है वो चेयरपर्सन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? चेयरपर्सन को डिफाइन करता है। चेयरपर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखिए चेयरपर्सन मीन्स कि आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होगा उसे चेयरपर्सन कहा गया है। NHRC का जो कमीशन चेयरपर्सन होगा उसे यहाँ पे चेयरपर्सन कहा गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच यू मस्ट नोट डाउन इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में एक ऐड की गई BA कब ऐड की गई? 2019 में ऐड किया गया कि, ठीक है, अमेंडमेंट हुई। क्या ऐड किया गया यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया गया, चीफ कमिश्नर। क्या वर्ड ऐड हुआ? चीफ कमिश्नर। और चीफ कमिश्नर को बोला गया कि जो राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट है, क्या है? राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है 2016 का, उसमें जो चीज़ है चीफ कमिश्नर, जो वहाँ पे डिसेबिलिटी कमीशन होगा उसका जो चीफ कमिश्नर है उसे चीफ कमिश्नर माना जाएगा अगर इस एक्ट में कहीं चीफ कमिश्नर आता है। कहाँ आता है? जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो 2 का C है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ पे कमीशन की डेफिनेशन दी गई है। देखिए इसको याद रखना तो बहुत इजी है।
C स्टैंड्स फॉर कमीशन, A स्टैंड फॉर आर्म फोर्सेस और C स्टैंड फॉर कमीशन। और कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अंडर सेक्शन 3। इस एक्ट की धारा 3 के तहत जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसी कमीशन को कमीशन समझा जाएगा। ठीक है, ये 2 के C में डेफिनेशन आ जाती है। देन अब 2 के D में चलते हैं। 2 का D बात करता है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की बात हमने अभी कर चुके हैं। ह्यूमन राइट की डेफिनेशन क्या है ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड तो आप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब 2E क्या कहता है कि भाई ह्यूमन राइट कोर्ट्स ह्यूमन राइट कोर्ट्स क्या हैं कि जो सेक्शन 30 के तहत जो कोर्ट बनाई गई हैं, 2000 ह्यूमन राइट कोर्ट्स, बस इतना ही डेफिनेशन में दिया गया है। देन 2 के F में आ जाते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल कॉन्वेंट की बात करता है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट, इसका क्या मतलब होता है या क्या दिया गया है कि देखिए यूएन की जनरल असेंबली ने क्या किया था, यूएन की जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1966, एक डेट याद रखनी है आपको, 16 दिसंबर 1966 को क्या किया, ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स, क्या आपके इकोनॉमिक्स, सोशल और कल्चरल, इन राइट्स के बारे में जो था, जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट था उसको अडॉप्ट किया था यूएन की जनरल असेंबली ने। कब? इस दिन। एंड इनमें से मान लीजिए यहाँ पे टोटल भाई 50 बातें यहाँ पे लिखी गई थी, 50 तरह की चीज़ों को यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 50 में से मान लो जितनी बातों को नोटिफाई किया है, 50 में से 20 को नोटिफाई किया है, तो वही बातें हमारे लिए इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स होंगी। यानी कि यूएन जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1966 को जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट हुआ था उसको अडॉप्ट कर लिया था, और उसमें से जिन बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, नोटिफाई कर लिया, उन्हें इंटरनेशनल कॉन्वेंट की डेफिनेशन में समझा जाएगा। डिफाइन कहाँ है? एफ में। देखिए एफ स्टैंड फॉर फॉरेन, विदेश की बात करता है, और इंटरनेशनल भी विदेश की बात करता है। ये विदेशों का महल है, सब विदेश, सारे देश मिलके कुछ बनाते हैं, उसे इंटरनेशनल कॉन्वेंट कहते हैं। तो ये आपका 2 का एफ डेफिनेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2006 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, हालांकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं अपना 2 का एफ आपका हो गया है। 2 के एफ के बाद जिस पे आ जाएंगे, कौन सी डेफिनेशन इसके बाद आ जाती है? 2 का 1 का जी, 2 का 1 का जी। तो 2 का 1 का जी जो है यहाँ मेंबर्स की बात कर रहा है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, लेकिन 2 का 1 का जी ए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसे ऐड किया गया था 2019 में। ठीक है, यहाँ क्या वर्ड ऐड किया गया था? यहाँ वर्ड ऐड किया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्या किया गया था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे दिया गया है। इसकी भी इम्पोर्टेंट आपको सेक्शन 3 में दिखाई देगी। जब आप सेक्शन 3 में चलेंगे तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद 2 के 1 का एच आ जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बट 2 के 1 का आई जे के, आई में देखिए क्या बताया गया है। आई में बताया गया स्केड्यूल कास्ट, आई और आई ए होगा यहाँ पे। ये स्केड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, स्केड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स की यहाँ पे बात की गई है। 2 के में क्या बताया गया है? 2 के में नोटिफिकेशन सीआरपीसी में हम पढ़ते थे तो कहाँ आता था? 2 के एम में आता था। 2 का 1, सर यहाँ पे मैं ये 1 लगाना भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ ऑटो अंडरस्टूड। यहाँ 2 के साथ सब सेक्शन 1 है और उसका क्लॉज के है।
देन 2 का सब सेक्शन 1 क्लॉज जो एल है, एल किसके बारे में बात करता है, प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बात करता है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो सेट ऑफ रूल बनाए गए हैं। 2 का एल का एम, एम जो बताता है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को बताता है। एम क्या बताता है, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है भाई, मेरी बात कौन सुनेगा, पब्लिक सर्वेंट सुनेगा। कहाँ दिया गया है, आईपीसी के सेक्शन 21 में जो पब्लिक सर्वेंट है वही पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे माना जाएगा। देन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज एन जो बताता है, ये स्टेट कमीशन की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है, स्टेट कमीशन मीन्स जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है अंडर सेक्शन 21, तो उसे यहाँ पे क्या समझा जाएगा, जो 2 के एन में स्टेट कमीशन समझा जाएगा। तो ये तो होगी डेफिनेशन से इम्पॉर्टेंट। आपको साथ में 2 चीज़ और यहाँ पे शेयर करता हूँ जिसको आप नोट कर लें प्लीज़, कि 2019 की अमेंडमेंट की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी। सेक्शन वाइज करेंगे, सेक्शन 2 में तो प्लीज़ नोट कर लें कि 2 में सब सेक्शन 1 के साथ एक क्लोज जोड़ा गया BA, जहाँ क्या ऐड किया गया, चीफ कमिश्नर। क्या वर्ड ऐड हुआ, चीफ कमिश्नर वर्ड ऐड हुआ कि जो डिसेबिलिटी कमीशन है उसका जो चीफ होगा उसे चीफ कमिश्नर कहा जाएगा। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन 74, सेक्शन 74 है उस एक्ट का, उसके तहत जो डेफिनेशन दी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। उसके बाद 2 के क्लोज 1 में क्या ऐड किया गया, GA, BAGAHA, ये याद किए गए थे। यहाँ पे जोड़ा गया नेशनल कमीशन फॉर BC बैकवर्ड क्लासेस, जो सेक्शन 3 है किसका, इस एक्ट का नहीं, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 है, वहाँ से इसकी जो डेफिनेशन ली जाएगी। देन 2 के 1 में जोड़ा गया HA, यहाँ पे जोड़ा गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR, और इसको भी जो आपका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है उसके सेक्शन 3 के तहत जोड़ा गया था। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है जिस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये स्टार्टिंग आपको कैसी लगी, ज़्यादा फास्ट है कि स्लो है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उसी हिसाब से बाकी वीडियोस में स्पीड एडजस्ट की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और mklegalshiksha@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया तो शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि वीडियो बना कैसा। और एक चीज़ और, हाँ, जो मैं सिलेबस बनाया था वहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है जो ध्यान नहीं रही उस वक्त, और बता भी दी गई, वहाँ पे जो है यंग पर्सनैलिटी एक्ट जो है वहाँ पे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है इसका पूरा PDF, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।